सर्वचिंतन न्यूज। सर, आज जिस तरह से दिल्ली सरकार के जो मंत्री कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया, उन्होंने इस्तीफे देने के दौरान जो एक पत्र लिखा है, उसमें ये साफ लिखा है कि जिस तरह से दिल्ली की जनता के जो काम हुए थे वो नहीं हुए पूरे, और उसके लेकर यमुना की सफाई को लेकर भी मुद्दा बताया, और साथ साथ शीश महल को लेकर भी उन्होंने कहा कि इसमें काफ़ी भ्रष्ट है। उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, हम लोग 2012-13 से आम आदमी पार्टी में लगे थे और इस बात से लगे थे कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बदलेगी राजनीति, बदलेगा देश। और इसमें बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ दी और आम आदमी पार्टी में जुड़ गए। अब चुनाव में गए, हम भी 2013 में चुनाव जीते थे, मेरी पत्नी चुनाव जीती थी। हमने जो वायदे किए थे वो वायदों का हिसाब अगले चुनाव में मांगती है जनता। अगर उसमें नहीं हो पाया, क्योंकि वो छोटे पीरियड की सरकार थी, तो 2015 में जब कैलाश गहलोत जीते थे तब उन्होंने वायदा किया था लोगों से कि मैं यमुना में, अरविंद केजरीवाल जी के साथ, कि यमुना में डुबकी लगाकर हम स्नान कराएंगे लोगों को और यमुना को इतनी साफ और सुथरी कर देंगे। लेकिन यमुना गंदी नहीं हुई, यमुना का पानी जहरीला बन गया है। हमारे शहर की, हमारे प्रदेश की जो ये सपनों का शहर है, इस दिल्ली में बहुत से प्रवासी रहते हैं, ज़्यादातर प्रवासी रहते हैं। मैं भी यूपी से आया हूँ। दिल्ली हमारे सपनों का शहर है। आज हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को, हमें दम घोंटू और जहरीली सांस में जीना पड़ रहा है। जहरीला पानी हमें पीने को मिल रहा है। और ये वही केजरीवाल हैं जो इन्हीं बातों पर इलेक्शन लड़े थे। अब अगर इलेक्शन आने वाला है तो किन बातों को लेकर, जिन जिन की अंतरात्मा जाग रही है, वो ये सोचकर इस्तीफा दे रहे हैं कि किन बातों को लेकर हम दोबारा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ चले जाएंगे। क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम बिजली का बिल जीरो कर देंगे। जीरो नहीं है। आज आप झुग्गियों में जाकर देखो, 10 में से जिनके 10 के जीरो आते थे पहले, उनमें से 6 के बिल 4,000, 3,000, 7,000 आने लगे हैं। पानी के बिल का ये कहते हैं कि पानी का बिल मैं माफ़ कर दूंगा, मुझे एक बार और जिता दो। आज भी तो आपकी सरकार है अरविंद केजरीवाल जी, आज ही क्यों नहीं माफ़ कर देते पानी के बिल? तो ये सिर्फ वायदों पे जीतने वाला जो चुनाव है। अब ये काठ की हांडी थी जो पूर्णतः तो 2 बार चढ़ी, एक बार तो 49 दिन के लिए थी, अब वो तीसरी बार, चौथी बार नहीं चलने वाली। क्या लगता है सर, आप लोगों ने, जब आपने भी इस्तीफा दिया था, तो क्या इसी वजह से इस्तीफा दिया था? देखिए, मेरे इस्तीफा देने की वजह भी मोरलेस यही थी कि काम ना करना, काम का प्रचार करना, दूसरों की बुराई करना, एक नेगेटिव पॉलिटिक्स क्रिएट करना इंडिया में, ये उनका काम था। सर, जैसे कैलाश गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार से और एलजी से वो लगातार झगड़ा करने में अपना समय खराब करते रहे, जनता का कोई काम नहीं किया नहीं। वही तो हम कह रहे हैं। भाई होता क्या है, वहाँ पर कोई काम अगर ना हो तो मंत्री को ये नहीं कहा जाता कि तुम फला अफसर से मिल लो, हम बात करते हैं अफसरों। वो कहते हैं कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, एलजी को गाली दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को गाली दीजिए, मोदी जी को गाली दीजिए। अब मोदी को गाली देने से, मोदी जी को गाली देने से या एलजी को गाली देने से काम तो हो नहीं जाएगा। मैं जब आया था तो पेंशनें 8 महीने से 7 महीने की रुकी हुई थी। मैंने पता किया, अफसरों की मीटिंग बुलाई, मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, मैंने साहब पेंशन नहीं आ रही। कह रहे यार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ना इसमें 300 रुपये करीब मिलाती है, बाकी 2200 हम देते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड नहीं आ रहा है, इसलिए हम नहीं दे पा रहे। मैंने कहा सर इससे तो क्या होगा, इससे तो जो आ रहा होगा वो फंड और रुक जाएगा। मैंने दोबारा मीटिंग बुलाई, कई दौर की मीटिंग सारे अफसरों के साथ की। तब मैंने उनसे पूछा, पर्सनल रिक्वेस्ट करके, साहब इसका रास्ता बताइए कोई, क्योंकि बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को, दलितों को इनकी जो पेंशन है ये मिलनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलिए, जो फाइनेंस के सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी से मिलिए, उनसे बात करिए, उनको बुलाइए और उनसे बात रखिए। हमने उनको बुलाया नहीं, हमने उनसे सुबह बात की, हम खुद उनके ऑफिस चले गए, उनको कहा कि साहब 8 महीने हो गए, बुज़ुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही। एक हमारे बुज़ुर्ग को और उनकी पत्नी को, अगर 2 लोगों को पेंशन मिलती है तो उनका घर इसी बात से चलता है, तो इसका कोई प्रोविज़न बताइए। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, 6 महीने का पैसा जो 300 रुपये से सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है वो हम आपको एडवांस में दे देते हैं, मतलब आपके डिपार्टमेंट को, और जब वो आएगा 2-3 महीने में तब हम वो अकाउंट फॉर कर देंगे, और 15 दिन के बाद सबकी
हर 7 तारीख तक पेंशन आने लगी। अब हम फिर मंत्री पद से हट गए, फिर वही हाल हुआ। डिसेबल 80% से ज़्यादा जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए हमने फाइल बनाई, सारी फाइल है। मेरे कोई काम ऐसे नहीं है जो मैं खाली यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, वो कैबिनेट नोट बने हुए और मुख्यमंत्री जी की टेबल पर जा चुके हैं, आप पूछ सकते हैं डिपार्टमेंट से। डिसेबल को 80% से ज़्यादा को हमने प्रपोज किया था मिनिमम वेजेस देने के लिए, यानी कि 17,000 रुपये पेंशन देने के लिए, जिसको कोर्ट में भी वो केस गया और कोर्ट ने हमको बहुत ढंग से तारीफ की कि ये बहुत अच्छी सोच है, लेकिन ये काम नहीं होने देना चाहते। इनका देश की राजधानी पर कब्जा करने का ज़्यादा है, दिल्ली के लोगों की सेवा करने का मादा कह लीजिए या नियत कह लीजिए, वो इनकी अब नहीं रही। सर एक बड़ा आरोप आप लगाते हैं कि केजरीवाल वो दलित विरोधी। दलित विरोधी, देखिए हम जब मंत्री बने, जब तक विधायक थे जब सब कुछ ठीक चल रहा था, जब मंत्री बने वहाँ बैठे तो हमने पुरानी फाइलें मंगाई और हमने सबसे पहले यही देखा, क्योंकि मेरा जो एरिया है जहाँ से मैं विधायक था पटेल नगर से, वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्लम एरिया है। मैंने पता किया, मैंने कहा यार इन एरियाओं में जो पैसा है ना वो कहाँ से आ सकता है। तो जो दलित कल्याण निधि का पैसा होता है वो उन जगहों पर लग सकता है जहाँ पर 30% से ज़्यादा दलित रहते हो, कम से कम 30% दलित रहते हो, ठीक है। और ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे थे। हमने वो निकाला उसको और देखा कि 9 साल में हज़ारों करोड़ रुपया दलित फंड का, SC ST फंड का डाइवर्ट कर दिया गया, घोटाला कर दिया गया और दलितों पर नहीं खर्च किया। और उसी का रिजल्ट है कि आज जितनी भी समस्याएं आती हैं, चाहे वो सीवर की समस्या हो, सड़कों गलियों की समस्या हो, चाहे वो टैंकरों की समस्या हो, चाहे वो चौपालों की समस्या हो, सब उन बस्तियों में आती है जहाँ दलित रहते हैं, जहाँ पूर्वांचली रहते हैं, जहाँ प्रवासी रहते हैं। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने प्रवासियों का बहुत ध्यान रखा, दलितों का बहुत ध्यान रखा। राज्यसभा में जब आपने 10 आदमी भेजने थे, हम कहते कहते थक गए, बाकी लोग कहते कहते थक गए कि साहब एक कोई SC OBC कुछ तो ले लो इसमें। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आरक्षण रिजर्वेशन और एक होता है रिप्रेजेंटेशन। आरक्षण तो संवैधानिक अधिकार है, वो मिलेगा, लेकिन जब बात रिप्रेजेंटेशन की आती है आज दिल्ली में, तब ये भूल जाते हैं, तब ये कन्नी काटने लग जाते हैं। 10 के 10 राज्यसभा सांसदों में से एक भी सांसद को नहीं बनाया गया, ना दलित बनाया गया, ना OBC बनाया गया, ना SC ना ST। दिल्ली की किसी मंडी का चेयरमैन दलित नहीं है, किसी राज्य का प्रभारी दलित को नहीं बनाया आम आदमी पार्टी ने। तो बाबा साहेब का फोटो लगाने और जय भीम का नारा लगाकर दिल्ली और पंजाब में जिस पार्टी ने सरकार बनाई थी, असल में वो दलित विरोधी है। क्या लगता है सर अब आने वाले चुनाव है बिल्कुल, उसमें क्या आपकी रणनीति रहेगी? हमारी यही रणनीति है और हम लगातार लगे हुए हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और ये बात लोगों को समझ में आ रही है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं। 2 ही तरीके हैं केजरीवाल जी वाले, या तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और शांत हो जाएं। हम मेरी ये रास्ता नहीं है। मैं घर घर बस्तियों जाता हूँ, लोगों को समझाता हूँ कि ऐसे हुआ था, ऐसे आपके साथ हो रहा है, बाकी आपकी मर्जी है। तो लोग कहते हैं कि नहीं, इस बार हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे। अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या सबसे पहले क्या आप कदम उठाएंगे? देखिए, हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये कहते हैं साहब मैंने ये फ्री दे दिया, मैंने ये फ्री दे दिया, मैंने ये फ्री। अरे भैया, तुमने अपने घर से दे दिया क्या? दिल्ली का एक फिक्स GST, एक्साइज और इनसे एक आमदनी होती है करीब करीब 80,000 करोड़ रुपया, ठीक है। उसका फिर बजट एलोकेट होता है, उसमें से जो जिसके हिस्से का पैसा है वो उसको देना है, इतना सही तो काम है, ठीक है। अगर बिजली फ्री है और दिल्ली की अगर क्या बोलते हैं उसको, एटमॉस्फेयर इस तरह का है, लोग इस तरह के हैं, यहाँ गरीब लोग ज़्यादा हैं, प्रवासी लोग ज़्यादा हैं, तो बाय नॉट। बीजेपी पहली कैबिनेट नोट में सोचेगी, यमुना को साफ कराएगी। इन्होंने तो यमुना को साफ नहीं करा और जहरीला कर दिया। 8500 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से आए, उसको इन्होंने घपला कर दिया, लेकिन उस पर 1 रुपया खर्च नहीं किया। आयुष्मान योजना जो मोदी जी लेकर आए, उसको दिल्ली में लागू नहीं होने देते। क्यों? किस लिए? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो गरीब आदमी है, जो दलित आदमी है, वो सरकारी हॉस्पिटल और मोहल्ला क्लिनिक से आगे ना बढ़े। उस 5 लाख रुपए आयुष्मान स्कीम से वो आदमी, वो दलित, वो गरीब, वो मजदूर
प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा सकता था। और ये कभी नहीं चाहते, ये दो तरह की दिल्ली बनाए रखना चाहते हैं, एक गरीबों की दिल्ली और एक अमीरों की दिल्ली। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ था, मैंने इस्तीफा दे दिया। मैं लगातार संघर्ष करता हूं।